तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन डाओजी की पावर को देख चुका था, उसे पता चल गया था कि वो किस तरह अटैक कर रहा है। मगर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर यान कांग को इनवाइट करता है और उनसे कहता है कि वो अपने नए डिसाइपल्स को कुछ न्यू टेक्निक्स सिखाए ताकि वो उस डाओजी का मुकाबला कर सके। तो यान कांग इसके लिए मान जाता है और वो उन सारे ही डिसाइपल्स को अपने सामने खड़ा करके उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि स्वॉर्ड मूव सिर्फ 14 होते हैं? मैं तुम लोगों को कुछ नए स्वॉर्ड मूव सिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो उन लोगों को कुछ नए स्वॉर्ड मूव सिखाता है जिनमें कुछ ऐसे स्वॉर्ड मूव्स होते हैं जो कि मोशन देखते ही समझ जाता है और उसे यूज करने के लिए फौरन से अपनी वाइटल की को एक सिंपल से थ्रेड के जरिए कंडेंस करते हुए उसे अपनी एक छोटी सी फिंगर पे ले आता है। ये देखकर मास्टर यान कांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मोशन से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड वो तुम्हारी की के अंदर छुपी हुई है, यानी कि तुम अपनी वाइटल एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड की में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मोशन भी उससे कहता है तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर मास्टर यान कांग उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को 16 स्वॉर्ड मूव सिखाने वाला हूँ। अभी से ही ये बात अपने दिमाग में बिठा दो कि स्वॉर्ड का कोई भी फॉर्म नहीं होता। स्वॉर्ड कोई भी फॉर्म ले सकती है, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन पर जा सकती है। ये स्वॉर्ड स्विंग कर सकती है, जैसे कि इसके सामने कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। ये हर जगह विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कहीं भी मूव कर सकती है और इसका फॉर्म भी बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि हम इसे जिस फॉर्म में लाना चाहें उस फॉर्म में ला सकते हैं। हम चाहें तो इसे स्वयं करवा सकते हैं, जैसे कि ये कोई स्नेक हो। ये कहने के साथ वो उस स्वॉर्ड को एक स्नेक में कन्वर्ट कर देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि ये स्वॉर्ड मछली की तरह भी स्वयं हो सकती है या फिर एक ड्रैगन की तरह भी हवा में बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकती है, या फिर यूं समझ लो कि जैसे ये कोई फीनिक्स बर्ड हो जिसका हवा पर राज होता है, या फिर तुम इसे यूं भी समझ सकते हो कि ये एक सेलेस्टियल गॉड है जो कि पूरे वॉइड पर कंट्रोल कर सकता है। उसे इस तरह स्वॉर्ड मूव यूज करते हुए देखकर मोशन काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मास्टर यान कांग सच में बहुत ही लाजवाब है। उसके स्वॉर्ड मूव्स और स्वॉर्ड टेक्निक्स को सोचने का अंदाज ही बिल्कुल निराला है। जिस तरह वो स्वॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं इस तरह वो नई नई स्वॉर्ड टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू स्वॉर्ड टेक्निक्स न सिर्फ पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देंगी बल्कि कॉम्बैट मेथड्स को भी चेंज कर देंगी। इसके बाद से जब भी लड़ाइयाँ होंगी वो अब स्वॉर्ड मेथड्स के जरिए ही होंगी। शायद ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे मास्टर यान कांग से यही टेक्निक सीखने का कहा था। मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। यही वो अकेडमी है जहाँ से मैं अब बहुत कुछ नया सीख सकता हूँ। और वहाँ पर टाई अकेडमी के बाहर वो मास्टर और डिसाइपल अभी भी बैठे हुए उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं और वो मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि इस माउंटेन में यान कांग अकेडमी ने अपने डिसाइपल्स को अपनी टीचिंग्स इसीलिए दी हैं कि वो अपने नए एम्पीरियल जीनियस को सिलेक्ट कर सकें। और वो डिसाइपल भी कहता है कि मैंने भी यान कांग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, खास तौर पे वो जिस तरह के रिफॉर्म्स कर रहा है उसके जरिए वो न सिर्फ मार्शल टेक्निक्स को एडवांस कर रहा है बल्कि डिवाइन और डाउ टेक्निक्स उनको भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। वो अपने मास्टर से कहता है कि आखिर हम इन लोगों का रास्ता रोक क्यों रहे हैं? तो वो मास्टर कहता है कि हमें उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, वो जो काम कर रहा है वो भी देखना चाहिए कि क्या उसके काम उसके बातों के साथ मैच हो भी रहे हैं या नहीं। यान कांग वो एक इंपीरियल गॉड गिफ्टेड है, उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जब वो बिल्कुल यंग एज में था उस वक्त वो हमारे डाउ टाओइज्म में भी आया था और उस वक्त उसके टैलेंट को देखकर हमारे मास्टर्स ने उसे ऑफर किया था कि वो हमारे ही सेक्ट में एक सेज बनकर रह सकता है, ऐसा सेज जो कि 500 साल के बाद ही कोई बन पाता है। मगर अगर उसे ज्यादा ताकत मिल गई और वो एक सेज बनने के बजाय एक एविल मास्टर बन गया तो फिर इससे तो पूरी दुनिया को खतरा होगा। ये बात उस यंग डिसाइपल को हैरान कर देती है, उसने कभी भी इस एंगल से सोचा भी नहीं था। वो मास्टर अपने डिसाइपल को बताता है कि मास्टर यान कांग ने सब लोगों को मीठी मीठी बातों से अपनी तरफ करके सारे ही सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। वो अपनी अकेडमी को ही स्टेब्लिश करके नई नई टेक्निक्स इन्वेंट कर रहा है। हमें उसकी टेक्निक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना ये उसका सबसे पहला क्राइम है। और उसका दूसरा कसूर ये है कि वो हेवनली डिमोनिक सेक्ट को भी प्रमोट कर रहा है। वो लोग खुद को सेज कहते हैं मगर वो डिमोनिक वे को ही प्रमोट करते हैं। उस ग्रैंड प्रीस्ट का सेक्ट
एक इविल कल्ट सेक्ट है जो कि हमारे सेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही एक साथ एक जगह नहीं रह सकती। ये बात उस डिसाइपल को बिल्कुल चौंका देती है और वो कहता है क्या मास्टर यान कांग वो डीमन कल्ट सेक्ट के एलाइज बन चुके हैं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये लोग जितने ज्यादा टैलेंटेड होंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा खतरा होगा। और वो मास्टर उससे कहता है कि मास्टर यान कांग ने यहाँ पर न सिर्फ अकेडमी बल्कि यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे एलिमेंट्री स्कूल्स भी बनाए हुए हैं। भले ही इन एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और अकेडमी से बहुत सारे डिसाइपल्स को फायदा हो रहा है, मगर इसका नुकसान भी है। तुम एक डाओ डिसाइपल हो, यानी कि तुमने एक डाओ मास्टर से टीचिंग्स हासिल की हैं। तुमने हमारे सेक्ट में जितने भी डाओ कल्टीवेशन को अचीव किया है, आज तुम उसे यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डाओ पावर के सामने इस अकेडमी का कोई भी डिसाइपल ठहर सकता है? क्या तुम इन एविल सेक्ट को इस तरह एस्टेब्लिश होता हुआ देख सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जिस तरह तुम्हें टीच किया गया है वैसे ही इन लोगों को भी टीच किया गया होगा? इन अकेडमीज में बहुत सारे डिसाइपल्स तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेशन में लगा देते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सीखा किस तरह जाता है। मगर यहाँ पर वो डिसाइपल कहता है कि मैंने यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों के साथ फाइट की है और मैंने एक बात नोट की है कि मैंने जितने भी लोगों के साथ फाइट की है वो सारे के सारे अपनी टेक्निक्स में मास्टर्स हैं। उन लोगों ने अपनी टेक्निक्स को इतना मास्टर कर लिया है कि वो उसे अपनी मर्जी से किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए इस तरह की टेक्निक्स को यूज करना तो जैसे कोई हलवा हो। मगर एक बात और भी है, इन लोगों की सारी टेक्निक्स ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक ही सोर्स से आई है। ये डिवाइन टेक्निक्स और डाओ टेक्निक्स दोनों ही सिर्फ और सिर्फ जीनियस डिसाइपल्स के पास ही है। और वो मास्टर कहता है कि यान कांग अपनी टेक्निक ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्टीवेट करवा रहा है। सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, मगर हकीकत में वो बहुत सारे लोगों का पाथ ऑफ कल्टीवेशन कट ऑफ कर रहा है। हमारे सेक्ट असल में इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग जीनियस डिसाइपल्स को उनके अपने तरीके के साथ कल्टीवेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट में और इस अकेडमी में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर ये लोग हमारी बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग इनके हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। और फिर वहां पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी डिसाइपल सो चुके होते हैं, मगर यहाँ पर मोशन अभी भी जाग रहा होता है। वो देखता है कि बाहर कोई शख्स अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर ब्रदर शेन था। मोशन उसे देखने के लिए फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके स्वॉर्ड मूव्स देखने के बाद वो सेम टू सेम वैसे ही स्वॉर्ड मूव्स को कॉपी कर लेता है। जब वो सीनियर ये सब देखता है तो वो कहता है कि ये लड़का सोने के बजाय कल्टीवेशन कर रहा है, यानी कि ये वाकई में काफी काबिल लड़का होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब सुबह होती है तो बाकी डिसाइपल्स दोबारा से अपनी सोर्ड ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मगर वहां पर मास्टर यान कांग हाई प्रीस्ट के पास आकर कहता है कि मैंने इन लोगों को अपनी टेक्निक सिखा दी है, अब इन लोगों के पास आधा दिन बचा है, अब मैं सारी सिचुएशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मगर हाई प्रीस्ट कहता है कि यान कांग क्या तुम्हें लगता है कि इन सारे के सारे डिसाइपल्स में से कोई एक डिसाइपल जो कि तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हें लगता हो कि शायद वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल है? तो मास्टर यान कांग कहता है इन डिसाइपल्स में से सिर्फ एक या दो डिसाइपल्स ने ही मेरी सोर्ड टेक्निक को सीखा है। उम्मीद है कि आगे चलकर तुम जरूर इस टैलेंट को देखोगे। वैसे ये तो बताओ कि क्या तुम वाकई में रिजाइन करके यहाँ से जाने वाले हो? तो हाई प्रीस्ट कहता है मेरी लाइफ वैसे भी अब शॉर्ट हो चुकी है, तो मुझे अब कल्टीवेट करने की कोई भी चाह नहीं रही, ना ही मैं अब आगे ज्यादा स्ट्रगल करना चाहता हूँ। मुझे बस अब एक पीसफुल लाइफ चाहिए। मगर यान कांग कहता है कि अगर तुम एक इंपीरियल मास्टर बनना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पोजीशन भी दे सकता हूँ, मगर तुम बार बार एक ही बात कहते हो कि तुम्हें मेरी पोजीशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तुम एक टीचर की तरह हो जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं एक और डाओ मास्टर फ्रेंड को खो दूंगा। तो फिर हाई प्रीस्ट कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हमेशा से रहे। हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। इस दुनिया में आने का बस एक ही रास्ता है कि हमें उसके लिए पैदा होना पड़ता है और इस दुनिया को छोड़ने के लिए हमें मरना पड़ता है। मगर जब वक्त आएगा तो हम लोग इमोर्टैलिटी को जरूर अचीव करेंगे। और अगर मैं इमोर्टैलिटी में असेंड हो जाता हूँ तो फिर हम दोनों ही शायद आगे चलकर एक साथ दोबारा मिल जाएं। ये बात यान कांग को हैरान कर देती है और वो कहता है क्या वाकई में हेवन में इमोर्टैलिटी को अचीव किया जा सकता है? अगर वाकई में हाई प्रीस्ट इमोर्टैलिटी अचीव कर लेता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा हो
होगा, क्योंकि मैंने और उसने जो एक एरा क्रिएट किया है उसे वो खुद अपनी आंखों से देख पाएगा। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए वहां पर मोशन आ जाता है और वो उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा होता है, जिस पर हाई प्रीस्ट उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मास्टर यान कांग तुम्हें कैसा लगा और तुमने उससे क्या सीखा है। तो मोशन कहता है इंपीरियल मास्टर की फाउंडेशन सच में बहुत ही सॉलिड है, बिल्कुल मेरी तरह। मगर वो जो कुछ सोचते हैं वैसा मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, वो जो कुछ करना चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा कुछ कर ही नहीं सकता। मगर मैंने अपने ग्रैंडपा व्लेड चीफ से जो कुछ सीखा है वो सब कुछ मैं अच्छी तरह से मास्टर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी स्वॉर्डमैनशिप में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, मगर मुझे लगता है कि शायद अभी भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है। मगर हाई प्रीस्ट कहता है कि तुमने ये बात जरूर सुनी होगी कि सीखने के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। लर्निंग का एक एंड जरूर होता है, मगर सेल्फ क्रिएशन का कोई एंड नहीं होता। जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम एक स्टूडेंट बनकर रहोगे, पर अगर तुम खुद से कोई एक भी टेक्निक क्रिएट कर देते हो तो तुम एक मास्टर बन जाओगे। यही वजह है कि मैंने इंपीरियल मास्टर को यहाँ पे इनवाइट किया था ताकि वो तुम्हें ये टीच कर सके कि मार्शल आर्ट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, हमें बस उसे खुद से क्रिएट करना होता है और यही वे तुम्हें अपनाना है। चलो अब माउंटेन से नीचे जाओ और जाकर उन डाओ टाओइज्म के डिसाइपल्स के साथ फाइट करो। तो मोशन कहता है आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, आप कहें तो मैं अभी चला जाता हूँ। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह मस्का लगाते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग वहाँ पर काफी लंबे टाइम से बैठे हुए हैं और इतनी देर में उनसे फाइट करने के लिए कोई भी नहीं गया। और लगता है कि शायद तुम्हें जब तक कुछ मिल ना जाए तब तक तुम ऐसे जाओगे नहीं। ये कहते ही वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मोशन सीधा माउंटेन गेट के बिल्कुल पास जा गिरता है जहां पर एक एंशिएंट बीस्ट सो रहा था, मगर वो मोशन के गिरने से जाग गया था। मगर मोशन की एंट्री के साथ वो मास्टर्स थोड़ा सा परेशान होते हैं और कहते हैं कि शायद इंपीरियल मास्टर का यही डिसेंडेंट होगा जिसे मास्टर यान कांग ने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग दी होगी। वो उस डिसाइपल से कहता है कि चलो तुम भी जाओ, तुम्हें उसके साथ मुकाबला करना है। हमें सिर्फ इन लोगों से प्रॉब्लम है, ना कि इनके मार्शल आर्ट और इनकी टेक्निक्स के साथ। आज यहाँ पर तुम अपनी विजन टेक्निक को अपने अल्टीमेट लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हो। मोशन उस डिसाइपल को अपने सामने आता हुआ देखता है तो वो उसे अपनी विजन आइज के जरिए देखता है। उसे दिखाई दे रहा होता है कि इस लड़के के पास ग्रैंड पावर है जिसके साथ ये बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट्स को हराता है। मगर जब दूसरी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके साथ वो दोनों ही फिर एक दूसरे के इनविजिबल अटैक्स को आसानी से देख पाते हैं और उन्हें काउंटर करते हुए एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। मोशन उसके अटैक को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा होता है और वो उसे काउंटर करते हुए उस पर अपने वार भी कर रहा होता है। दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट करते हैं जिसमें मोशन उसे काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे रहा होता है क्योंकि उसकी लीजेंड 3 टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसने डाशू में मार्शल आर्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होता है जिसके जरिए वो इसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए उस पर पलटवार कर पा रहा था। अगर जैसे ही मोशन को मौका मिलता है वो अपनी लीजेंड 3 टेक्निक को उस लड़के के ऊपर यूज करता है तो वो लड़का अपनी यिन यांग पावर को यूज करते हुए वहां पर एक ऐसा एनर्जी ऑरा क्रिएट करता है जो कि उस लीजेंड 3 टेक्निक को एक एनर्जी बॉल के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो एनर्जी पूरी तरह से एक छोटी सी बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और लिन शुआन उसी एनर्जी बॉल को जैसे ही रिलीज करता है तो वो वहां पे मौजूद पत्थरों से जा टकराती है। पर यहाँ पर मोशन पीछे आते ही अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करता है और उसके बुचर स्किल्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब होते हैं जिसकी वजह से वो लिन शुआन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है क्योंकि लिन शुआन को उसके अटैक समझ में ही नहीं आते। पर मोशन फौरन से उस बुचर नाइफ को एक स्पीयर में कन्वर्ट कर देता है और लिन शुआन पर हमला करते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलता जा रहा होता है जिस पर लिन शुआन भी परेशान हो जाता है कि उसे किस तरह काउंटर करना चाहिए और फिर ना चाहते हुए भी फिर उसे अपनी सोर्ड क्रिएट करनी पड़ जाती है जिसके साथ वो मोशन के वेपन को रोक पाता है। पर यहाँ पर मोशन जैसे ही अपना स्पीयर थ्रो करता है तो लिन शुआन अपनी सोर्ड के जरिए उसे रोकने वाला था मगर अचानक वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि लिन शुआन ने उस स्पीयर को न सिर्फ रोक लिया था बल्कि वो उसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल करते हुए उसके साथ वहां पर 3 अलग अलग यिन यांग स्पिनिंग डायग्राम्स क्रिएट कर लेता है और उन तीनों को सीधा मोशन की तरफ थ्रो करता है। तो ये देखते ही मोशन बहुत ही आसानी से उन अटैक को डॉज करने के साथ साथ अपनी वाइटल की उन डायग्राम्स के साथ मर्ज कर देता है और लिन शुआन जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मोशन ने उसकी यिन यांग एनर्जी को कट कर दिया है जिसके साथ वो उसे बहुत ही आसानी से अब कंट्रोल करने लगा है। वो तीनों के तीनों डायग्राम्स जैसे ही मोशन के करीब आते हैं तो मोशन उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हुए सीधा
लिन शुआन की तरफ थ्रो कर देता है। वो डायग्राम अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर लिन शुआन के पास बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम होता है, वो फौरन से एक एनर्जी ऑरा क्रिएट करते ही हवा में ऊपर चला जाता है। मगर दूसरी तरफ मोशन अपने उन अटैक्स के साथ ही ऊपर आ गया था। ये देखते ही लिन शुआन उसे भी वहां पर होल्ड कर लेता है और कहता है कि तुमने न सिर्फ मेरी पावर को बल्कि अपनी पावर को भी यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, क्या तुम इन दोनों अटैक्स को एक साथ रिजॉल्व कर सकते हो? ये कहने के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके साथ ही मोशन वापस से पीछे आ जाता है। मोशन की टेक्निक्स और उसके मेथड्स को देखते हुए वहां पे खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि अच्छा तो ये है वो न्यू सोर्ड स्किल्स जो कि यान कांग ने खुद से इन्वेंट किए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की सोर्ड स्किल्स के जरिए चेंजिंग्स ला सकता है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम्हें अगर इस लड़के को हराना है तो फिर तुम्हें अपने सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक्स को यूज करना होगा। ये सुनते ही फिर वहां पे लिन शुआन अपनी सुप्रीम टेक्निक्स को यूज करने के लिए फिर से यिन यांग पावर को यूज करते हुए दोबारा से वैसा ही एक और डायग्राम बना देता है, मगर इस मर्तबा वो पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज कर देता है और मोशन को अपने यिन यांग डायग्राम के अंदर ही ले आता है। ये देखकर यहाँ पर ये मास्टर काफी खुश होता है कि आखिरकार हमारा डाओ डिसाइपल वो सबसे अनोखा है, उसकी कल्टीवेशन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो अपने अपोनेंट के कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकता है, चाहे फिर वो शख्स कोई भी क्यों ना हो। और साथ में यहाँ पर हम अपने डाओ सुप्रीम सेक्ट के डाओ सोर्ड स्टाइल्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने खुद से क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 डाओ चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर एक सोर्ड स्टाइल है। हर एक सोर्ड स्टाइल क्राइटेरियस पाथ को फॉलो करता है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। मगर जब ये सोर्ड सेकंड फॉर्म में आती है तो ये पूरी तरह से यिन यांग को रिवर्स कर देती है। मोशन देखता है कि उसके ऊपर यिन यांग रिवर्सल टेक्निक को यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक सीक्रेट वॉइड आ गया है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे सिल्क थ्रेड्स भी मौजूद हैं। उसे पता चल जाता है कि लिन शुआन ने यहाँ पर ये जो सिल्क थ्रेड्स हैं इसलिए बिछाए हैं ताकि वो मेरी हर एक मूवमेंट को, हर एक अटैक को अच्छी तरह से पहचान ले। वहां पर असल में हाई प्रीस्ट भी ऊपर खड़ा होकर ये लड़ाई देख रहा होता है और वो इस टेक्निक को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि यिन यांग डायग्राम कोई भी क्रिएट कर सकता है मगर उसके साथ इस तरह के थ्रेड्स को क्रिएट करना और यिन यांग को रिवर्स करके उसे सेकंड फॉर्म में लेकर आना ये काफी लाजवाब है, मगर इसके लिए बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि इस लिन शुआन ने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी मास्टर कर लिया है। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि चलो तो फिर मैं भी तुम्हें अपना जलवा दिखाता हूँ। मुझे मेरे विलेज चीफ ग्रैंडपा ने जो सोर्ड टेक्निक सिखाई है मैं उसे यूज करके देखता हूँ। इस टेक्निक से तो कोई गॉड भी खुद को नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो अपनी वाइटल की से अपनी सोर्ड जनरेट करना शुरू करता है और दूसरी तरफ से लिन शुआन जैसे ही मोशन के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पर मोशन वो अपने उस सोर्ड के साथ एक ऐसी पावरफुल सोर्ड एनर्जी रिलीज करता है जिसे देखते ही वो मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। मगर यहाँ पर हाई प्रीस्ट काफी खुश होता है कि मोशन ने फाइनली उसकी टक्कर का कोई अटैक किया है। दोनों के अटैक जैसे एक दूसरे से टकराते हैं तो वो दोनों ही अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और देखते ही देखते ये लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही होती है क्योंकि अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से क्लोज फाइट करते हैं और दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है जिससे मोशन भी अब उस लड़के को बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हुए उसकी सुप्रीम टेक्निक को भी बिल्कुल बेअसर कर रहा होता है। उसके सोर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के होते हैं जिसकी वजह से लिन शुआन उसके आगे बिल्कुल चाय कम पानी लग रहा होता है क्योंकि मोशन के पास न सिर्फ एक ओवरलोड बॉडी है बल्कि उसके पास एक सोर्ड गॉड के सोर्ड स्किल्स भी हैं जिसकी वजह से वो लिन शुआन को लोहे के चने चबवा रहा होता है और उसके यिन यांग डायग्राम को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देता है। और हर जगह अब उस वर्ल्ड में मोशन की अपनी ही सोर्ड्स होती हैं यानी कि वो अब उस यिन यांग डायग्राम को तोड़कर दोबारा से अपने रियल नाम को अपग्रेड भी कर देता है। मगर लिन शुआन हार मानने को तैयार नहीं होता और दोबारा से सोर्ड स्टाइल के साथ मोशन पर हमला करते जा रहा होता है तो मोशन भी विलेज चीफ की टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके हर एक सोर्ड अटैक को बिल्कुल बेअसर कर देता है जिसके बाद दोनों ही फिर एक दूसरे के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले करते हैं कि वहां पे खड़ा हुआ वो मास्टर भी यकीन नहीं कर पाता कि उसके डाओ चाइल्ड की कोई बराबरी कर सकता है।
पर मोशन यहाँ पर क्लियरली इस फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है और एक ऐसा मौका आ जाता है कि जब वो लिन शुआन पर अपनी पूरी ताकत के साथ स्वॉर्ड अटैक करते ही उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है और लिन शुआन एक वॉइड के अंदर जा रहा होता है जिससे वो खुद को रोक नहीं पाता, मगर उसका मास्टर जब उसे आवाज देता है तो लिन शुआन फिर से खुद को संभाल कर नीचे आ जाता है और जब मोशन उसके सामने आ जाता है तो वो मोशन से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक सच में बहुत ही लाजवाब है, मगर मैंने इस फाइट में तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक की एक कमजोरी ढूंढ ली है। मैंने अपनी सुप्रीम यिन यांग टेक्निक के जरिए जो थ्रेड्स बिछाए थे उन्होंने तुम्हारी बॉडी में लेफ्ट शोल्डर पर एक वीकनेस को ढूंढ लिया है। तुम अपने लेफ्ट शोल्डर के साथ कोई भी मूवमेंट नहीं करते, ना ही उसके साथ कोई अटैक करते हो। ये कहते ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड लेकर मोशन पर हमला करने के लिए जाता है तो मोशन उसके हर एक अटैक को अपने राइट हैंड के साथ रोक रहा होता है, मगर लिन शुआन बार बार उसके लेफ्ट शोल्डर की तरफ से जाकर हमला कर रहा था। तो यहाँ पर एक मौके पर अपनी एक डिमोनिक पावर को यूज कर देता है जिसके साथ वो सूट जैसे उससे आकर टकराती है तो वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि मोशन का सूट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बहुत ही आसानी से उस सूट अटैक को रोक देता है। और मोशन उस लड़के से कहता है कि तुम लोगों की वीकनेस ढूंढने में कुछ ज्यादा ही फोकस करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए उसे वापस पीछे धकेल देता है और जैसे उस पर हमला करने के लिए जाता है तो लिन शुआन उसे रोकने के लिए फिर से एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मोशन की स्वॉर्ड वो इस मर्तबा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिससे लिन शुआन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और मोशन जैसे अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो लिन शुआन नीचे गिर जाता है और इस लड़ाई को यहीं पे ही फिर रोक दिया जाता है। और मोशन कहता है कि ब्रदर लिन शुआन, मेरे ख्याल से ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। और वो मास्टर लिन शुआन से कहता है कि ये पिल खा लो, तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मगर वो डिसाइपल कहता है प्लीज अंकल 1 मिनट रुक जाइए। ये देखकर मोशन हैरान होता है कि क्या ये अब भी लड़ना चाहता है, मगर वो डिसाइपल खड़ा होकर मोशन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने डायरेक्ट मेरे हार्ट पर अटैक नहीं किया बल्कि 1 इंच गहराई तक ही अटैक किया है। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद उसका मास्टर उसे वो पिल खिला देता है जिसके साथ ही उसकी बॉडी दोबारा से हील होना शुरू हो जाती है और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। और फिर कुछ ही देर के बाद ये बात पूरी अकेडमी में फैल जाती है और सारे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली वो डाओ मास्टर और वो डाओ चाइल्ड यहाँ से चले गए हैं। पूरी अकेडमी में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सारे ही लोग अकेडमी से बाहर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी अकेडमी में से किसी ने उस डिसाइपल को हरा दिया है, मगर वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली उनकी अकेडमी की इज्जत बच गई है। और वो सारे ही लोग फिर भागते हुए बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक कि फिर कोई भी किसी को भी नहीं देखता कि कौन रास्ते में खड़ा है, यहाँ तक कि वुई शोंग को भी कोई नहीं बख्शता। वहाँ पे मास्टर लिन यून कहता है कि फाइनली हमारी डिसाइपल में इतने जीनियस तो हैं कि वो इस लड़के को हरा सकते हैं। मगर मास्टर बाशियन जी कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर तारीफें करोगे, मेरे ख्याल से हमें उस लड़के को रिवार्ड्स देने चाहिए जिसने हमारी टाई एकेडमी की इज्जत को बचाया है। वो लड़का वाकई में बड़े बड़े ट्रेजर्स को डिजर्व करता है। और वो शो कहता है आखिर ये हीरो है कौन, चलो देखना तो पड़ेगा। ये लड़का अगर वाकई में इतना काबिल है तो फिर ये इंपीरियल मास्टर की टीचिंग्स के लायक है। इतने में फिर वहां पर हाई प्रीस्ट आता है और वो कहता है कि बाशियन जी तुमने बिल्कुल सही कहा है, हजारों लोगों को टीच करना या फिर 10,000 लोगों को टीच करना बहुत आसान है, मगर एक जीनियस को टीच करना इतना आसान नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।